हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू फोकस स्टडी चैनल में आप सभी भाइयों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एमसीक्यूज़ की श्रृंखला में हम लोग बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी पार्ट के एमसीक्यूज़ करे थे। आज हम लोग जो है एक और जो हम लोगों ने जो हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ी थी उसके बाद जो सिविलाइजेशन आती है, यानी जो चालकोलिथिक एज आता है, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आता है, उसके बारे में हम लोग ब्रॉन्ज एज के बारे में मेनली स्टडी करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपके काफ़ी कम क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन इंडस वैली, वैदिक एज और आगे और भी जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, तो इन पे आपको ज़्यादातर खास कर ध्यान देना है। और जो भी मैं क्वेश्चन कराता चलूँ, पहले आपको ट्राई करना है, अगर नहीं होता है तो फिर आंसर देखना है, ठीक है। पहले लेकिन खुद को ट्राई करना है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे और सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सीधे 41 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और 41 नंबर कहता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी माप और तौल जो है इसकी खोज या बाट या कहीं कोई पैमाना सिंधु घाटी की किस सभ्यता से मिली, हमें ये बताना है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ स्केल्स हैज़ प्रूव्ड दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर फैमिलियर विथ मेजरमेंट्स एंड वेट। वेयर डिड दिस डिस्कवरी हैपन? तो वो कालीबंगा था या हड़प्पा था या चानुदड़ो था या लोथल था? 2 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दोस्तों ज़रूर आपने इसका आंसर दिया होगा। तो चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से हमें पैमाने के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। हड़प्पा से भी हमें पैमाने या बाट के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो ये भी आंसर गलत है। चानुदड़ो से भी हमें ये पैमाने या बाट के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन लोथल से हमें पैमाने और बाट के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि लोथल से हाथी दांत के बने पैमाने हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। अच्छा, लोथल के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, लोथल एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लोथल के बारे में सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि लोथल है कहाँ। तो लोथल सबसे पहले ये गुजरात में है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, ठीक है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात, भारत में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की, आपको ये बताना है, खोज इसकी किसने की है, ये भी आप लोग टाइप करते रहें, अगर आप जो है टाइप कर सकते हैं कमेंट में। तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और कब की थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 1954 में, ठीक है। कब की थी? 1954 में। और ये एक क्वेश्चन और आता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। एक तो ये बात है, ये 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं लोथल से। कहाँ स्थित है, किसने खोज की, कब खोज की और किस नदी के किनारे स्थित है। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इसके साक्ष्य, यानी इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, ठीक है, आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, साक्ष्य के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। अब साक्ष्यों में देख लीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य है, यानी जो हम लोगों के एग्जाम में बार बार आ रहा है, वो आ रहा है कि चावल और बाजरे का प्रथम साक्ष्य। यानी वह कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहां चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो हम लोग लिख दे रहे हैं सीधे, चावल प्लस बाजरा, यानी दोनों के प्रथम साक्ष्य मिले यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। दूसरी बार क्या ध्यान रखिए, अब भाई चावल मिला होगा, बाजरा मिला होगा, तो इसको पीसने के लिए चक्की भी होगी, तो चक्की के 2 पार्ट भी मिले यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, चीज़ें तो बहुत मिली हैं लेकिन सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको पता करना है, इसमें ये चूंकि औद्योगिक नगर था तो यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, मनके बनाने का कारखाना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। मनके बनाने के कारखाने के साथ साथ ये बहुत बड़ा बंदरगाह भी था यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है, बंदरगाह प्राप्त हुआ है लोथल में, यानी डॉकयार्ड, ठीक है,
ये ध्यान रखना है आपको। इसको हिंदी में गोदीवाड़ा भी कहते हैं, कई जगह हमने देखा है बुक्स में। तो इसके साथ साथ पांचवा जो है क्या मिला है, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, है ना, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा यानी खोपड़ी की सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, खोपड़ी की सर्जरी के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, यानी कपल के शवाधान के, यानी युगल के शवाधान के साक्ष्य, शवाधान के साक्ष्य, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब एक साथ नहीं गाड़ा गया व्यक्ति को, उसके कपल के साथ गाड़ा गया, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं। साथ में कौवे के साक्ष्य में मिलते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 6 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वीं चीज ये पैमाना, यानी हाथी दांत का बना पैमाना जो है वो लोथल से प्राप्त होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मतलब वो कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहां से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मतलब अलंकृत ईंटें समझ रहे हैं आप, जिसमें ईंटों में डिजाइनिंग हो, यानी फ्रॉम वेयर इज द ऑर्नेट ब्रिक्स ऑफ द सैंधव सिविलाइजेशन फाउंड। तो आपको 2 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं कि कहां से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटें तो बहुत सी साइट से प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसमें डिजाइनिंग वाली ईंटें कहां से मिली हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं अब सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ता हूं। देखिए, ये जो ईंटें प्राप्त हुई हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से, ठीक है। चंद्रोदड़ों से नहीं प्राप्त हुई अलंकृत ईंटें, मोहनजोदड़ो से भी नहीं प्राप्त हुई थी, और बनावली से भी नहीं। अब कालीबंगा से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो कैसी थी? अलंकृत ईंटें थी। अच्छा, अब कालीबंगा चूंकि इसका आंसर है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कालीबंगा से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा कि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान, इंडिया में, ठीक। पहली बात तो ये आती है। अब दूसरी बात आती है इसकी डिस्कवरी कब हुई, यानी खोज कब हुई, ठीक है, कब हुई? तो ये करीबन 1951 या 1953 के आसपास, इसमें से कोई भी 52 भी हो सकती है, इसी के आसपास जो है इसकी खोज हुई थी। एग्जैक्टली नहीं पता हिस्टोरियंस को कि इसकी खोज कब हुई, लेकिन 1951, 52, 53 इसी के आसपास हुई है, ठीक है। एग्जाम में कोई एक डेट आएगी, ठीक है, अगर आएगी भी डेट। वैसे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं दिया जाता एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइए। अच्छा, दूसरी बात, एक और क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी, यानी ये जो एंशिएंट सरस्वती, यानी इसको हम लोग एक और नाम देते हैं एंशिएंट सरस्वती नदी, ठीक है, यानी प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी, इसके किनारे आपका कालीबंगा स्थित है। अच्छा, किसके द्वारा ये खोज हुई? तो ये खोज हुई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद, मैं इन्हें सारे फैक्ट लिख भी दे रहा हूँ, राइटिंग बहुत ख़राब है, उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन आपको बस ये जानना है, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले ये सब पढ़ के जाइएगा आप। तो अब हम लोग इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं दूसरी साइट में। अब इसके बाद कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं ये भी ध्यान रखना है। कालीबंगा से हम लोगों को कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य मैं बताऊंगा जो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं वो है, सबसे पहले तो आता है जुते हुए खेत, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य मिला है वो है जुते हुए खेत। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जुते हुए के खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता की किस साइड से मिले, तो वो होगा कालीबंगा से, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हल प्राप्त हुआ, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही मिट्टी का हल होता तो आंसर चेंज हो जाता, ठीक है, मिट्टी का हल जो होता तब आंसर चेंज हो जाता। अगर लकड़ी का हल होगा तो आंसर चेंज होगा। अगर लकड़ी का हल होगा तो हम लोग क्या आंसर देंगे? कालीबंगा। और मिट्टी का हल होता तो बनावली। खैर यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। मिट्टी का हल का क्वेश्चन जब आएगा तब हम वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तीसरा कौन सा साक्ष्य मिला? यहाँ से ऊंट और बैल के साक्ष्य मिले, यानी ऊंट के और बैल के साक्ष्य मिले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में क्या मिला? यहाँ से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर पकी हुई ईंटों से घर बने हुए थे, लेकिन ये ऐसी साइट है जहाँ पे आपका कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, यानी बिना पकी ईंटों के, यानी बिना पकी ईंटें यानी कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, यानी उनके घर मिले, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद कौन सी है, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले, ठीक है। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं यहाँ पे 6 नंबर पे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, सील, ठीक है, मोहरे प्राप्त हुई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और क्वेश्चन आ सकता है, लकड़ी से निर्मित नालियां यहाँ मिली है, लकड़ी से निर्मित नालियां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, निर्मित नालियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले कालीबंगा की खोज कब किसने कब की और कहाँ की, और दूसरी बात कौन कौन से साक्ष्य मिले जो एग्जाम में आएंगे, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द हाईएस्ट इंग्रेविंग ऑन द सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जीबिशन एट द सैंधव साइट्स? तो वो शेर था या लॉयन था, घोड़ा था या बैल था या हाथी था? आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो एज इट इज आपको काफी लोगों को पता होगा कि जो एक श्रृंगी यानी एक श्रृंगी बैल था, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिकॉर्न बुल भी कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की भाषा में। तो यूनिकॉर्न बुल जो है वो उसका यानी ऑक्स का, या ऑक्स भी कह सकते हैं, बैल भी कह सकते हैं, तो उसके जो है सबसे ज़्यादा जो है एक्सक्रेशन यानी मोहरों पे उसकी सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। अच्छा, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए 2 यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो शेर जो है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या हड़प्पावासी शेर से परिचित थे या लॉयन से परिचित थे, तो आपको आंसर देना होगा नहीं, शेर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो शेर से वो लोग अपरिचित थे, ठीक है। लेकिन टाइगर यानी बाघ से परिचित थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा है घोड़ा। ये घोड़ा बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। इससे पहले भी लेक्चर्स में मैंने शायद डिस्कस नहीं किया आप लोगों से इतना डिटेल में, क्योंकि वनडे एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं आता है। बट जो बड़े एग्जाम होंगे या पीसीएस या आईएएस या उसके लेवल के एग्जाम होंगे, वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे उनके हिसाब से ही आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4 ऑप्शन है, अगर ये एग्जाम में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले किससे परिचित नहीं थे, तो लॉयन यहाँ पे आंसर देना है, हॉर्स नहीं देना है। अच्छा, हॉर्स कब देना है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए हॉर्स के हम लोगों को ऐसा नहीं कि साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो साक्ष्य प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं। कई हिस्टोरियंस ने इसे, ये काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि हॉर्स के 3 साक्ष्य मेनली पाए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं। अब प्रमाणिक का क्या मतलब होता है? देखिए प्रमाणिक का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इसके पहली बात तो कर लेते हैं हम लोगों ने, इसके 3 साक्ष्य कौन से मिले हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको प्रमाणिक का मतलब बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि सुरकोटदा में, देखिए मैं बता देता हूँ, सुरकोटदा गुजरात में आपको पता है कि घोड़े के खुर मिले हैं और घोड़े की पैर की अस्थि प्राप्त हुई है, पैर की अस्थि प्राप्त हुई, ठीक, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, ये प्रमाणिक नहीं माने गए घोड़े को, प्रमाणिक घोड़े के जो अस्थि पंजर है उसको प्रमाणिक साक्ष्य नहीं माना गया है और इसको इग्नोर किया गया है कि घोड़ी से वो लोग अपरिचित थे। उसका कारण क्या है? देखिए कोई भी साइट होती है, जैसे मान लो ये साइट है, ये सुरकोटदा है, तो सुरकोटदा का जब उत्खनन किया जाता है तो यहाँ पे लेयर्स होती हैं, ठीक है, जमीन में कई सारी लेयर्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेयर्स होती हैं, लेयर बाई लेयर हम लोग उत्खनन करते रहते हैं। तो जो चीजें ऊपर मिलती हैं, लेयर के ऊपरी हिस्से में मिलती हैं, तो वो उसका प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है, यानी वो उस सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें रही होंगी, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं और ऐसा सभी लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब खुदाई निचले स्तर पे होती है, यानी नीचे जब कोई चीज मिलती है, तो उसको हम लोग प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मान सकते। अब घोड़े की जो अस्थि थी वो काफी निचले स्तर से प्राप्त हुई थी, तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मटेरियल है कि घोड़े से वो लोग परिचित थे या नहीं थे। छोटे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप घोड़े को आंसर बिल्कुल आंख बंद करके कर दीजिएगा कि वो लोग घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन ऑप्शन देखना है ध्यान से। लेकिन ऑप्शन आप जो बड़े एग्जाम देंगे तो अगर शेर भी आ गया ऑप्शन में तो आपको शेर लगाना है, फिर घोड़ा नहीं लगाना है। लेकिन छोटे जो एग्जाम होंगे उनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसमें या तो बुल आएगा या एलिफेंट आएगा या डॉग आएगा और हॉर्स आएगा, तो फिर वहां हॉर्स लगा देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ये जो आंसर है ये समझ में आ गया होगा।
तो अब इसके बाद जो है घोड़े से रिलेटेड सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे कि घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है, और जब बड़े एग्जाम होंगे तो उसमें हम लोगों को ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो आ जाए कि किससे अपरिचित थे, तो लॉयन से अपरिचित थे, लेकिन छोटे एग्जाम में आपको हॉर्स देगा, बुल देगा, एलिफेंट देगा और कुत्ता देगा, तो वहां पे आपको हॉर्स लगा देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसके 2 साक्ष्य और मिले हैं। ये तो एक तो मोहनजोदड़ो से मिला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। मोहनजोदड़ो से घोड़े के क्या मिले हैं साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से इसके दंत अस्थि यानी डेंटल बोन मिली है। ठीक है, दंत अस्थि प्राप्त हुई है। और साथ में लोथल से क्या मिली है? लोथल से इसकी मृण मूर्ति। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति यानी मिट्टी से बनी मूर्ति यानी मिट्टी से बना स्टैचू प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में युगल के दफन होने के प्रमाण मिले? देखिए, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, लोथल को जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे कि वहां पे जो साक्ष्य की मैं लिस्ट करवा रहा था उसमें एक ये भी था कि युगल के दफन होने के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिले, तो वो था लोथल। तो बहुत इजी आंसर है इसका, लोथल होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देयर एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ द कपल? कपल के बरी होने यानी उनकी कब्र में, कब्र दाह के कौन से साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो वो आपके लोथल में मिले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें टाइम नहीं देंगे ज़्यादा। 45 नंबर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा साइट विच एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक उन्नत प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली हड़प्पा के किस साइट से हमें पता चलती है? क्या वो धौलावीरा है या लोथल है या कालीबंगा है या आलमगीरपुर है? आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है। चलिए, उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। देखिए, आलमगीरपुर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये यूपी में स्थित है, नहीं है। ये कालीबंगा भी नहीं है, वहाँ से भी कोई उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली या वाटर रिजर्वायर या बांध या नहर, इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। इन दोनों से नहर बांध के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। लोथल से भी नहीं कोई साक्ष्य मिले। तो जो उसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? धौलावीरा। तो धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर रिजर्वायर, नहर, बांध और सूचना पट, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग धौलावीरा को आंसर टिक करेंगे। ठीक, अब धौलावीरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग ध्यान कर लेते हैं। तो धौलावीरा, देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए धौलावीरा है कहाँ प्रेजेंट में, तो ये गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, गुजरात के बाद इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई है 1967 के करीब, 1967 या 68 के करीब। ठीक है, अच्छा, किसने की? तो जगपति जोशी ने की। किसने की? जगपति जोशी ने। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे साक्ष्य कौन कौन से मिलते हैं? तो बहुत ही लिमिटेड साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ साइन बोर्ड के साक्ष्य मिलते हैं। किसके बोर्ड? साइन बोर्ड। साइन बोर्ड समझते हैं आप? सूचना पट, जिसको हिंदी में हम लोग सूचना पट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एंशियंट स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, यानी प्राचीनतम स्टेडियम के, यानी स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, वाटर रिजर्वायर समझते हैं आप? जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य मिलते हैं। चौथा, डैम के साक्ष्य मिलते हैं, यानी बांध के साक्ष्य मिलते हैं। डैम या नहर के साक्ष्य, नहर भी बोल सकते हैं, नहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इन साक्ष्य मिले और कहाँ पे स्थित है धौलावीरा और किसने क्या किया। ये बस यही चीजें आपको पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर आप लोग सही आंसर इसका देंगे। 2 सेकंड है आपके पास। चलिए, हम लोग सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। रेड। ठीक है, तो ज्यादातर वो बर्तन जो वहां मिले हैं वो पकी हुई मिट्टी के मिले हैं। ठीक है, पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? टेराकोटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। ठीक है, पकी हुई मिट्टी, यानी मिट्टी जब कच्ची होती है तो उसको पानी डाल के जो है उसको शेप में ले आते हैं, इसको बर्तन बना देते हैं, और इसको फिर आग में जब पकाते हैं, ठीक है, तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है? लाल कलर की। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बर्तन या मृदु भांड प्राप्त हुए हैं वहाँ से रेड कलर के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, टेराकोटा से बने हुए। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी घरों में कुएं पाए गए हैं, तो वो कौन सी उन्नत साइट थी, यानी विकसित
साइट थी जिसमें ये उन्नत साइट थी जिसमें ये कुएं प्राप्त हुए। तो आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल हैव बीन फाउंड इन हाउसेज इन द डेवलप्ड स्टेट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदर इट इज हड़प्पा, कलिंगा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। कलिंगा नहीं है, कलिंगा तो उड़ीसा का पुराना नाम है, कालीबंगा है ये। तो उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा से ये ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, कालीबंगा से भी नहीं मिले, लोथल से भी नहीं मिले, तो सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए हम लोग देखिए मोहनजोदड़ो वाले में पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी समय से वीडियो नहीं बन रहे थे, तो चलिए मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखो क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो सबसे पहले 1922 में इसकी खोज हुई। किसने करी थी? आर.डी. बनर्जी ने। किसने करी थी? राखल दास बनर्जी। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा ये है कहाँ पे? तो ये सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर है मोहनजोदड़ो। कहाँ पे? पाक में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आई कि इसके साक्ष्य, इसमें से क्या क्या मिला जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब साक्ष्य की बात आती है, तो साक्ष्य में कौन कौन सी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी? देखिए यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अन्नागार या ग्रैनरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैनरी। ठीक, ग्रैनरी प्राप्त हुई है। दूसरी चीज यानी मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी मिट्टी से बनी मूर्ति। मातृ देवी या मातृ शक्ति, जो भी आप कह दो, मातृ देवी की मृण मूर्ति। काफी टिपिकल हिंदी होती है। ठीक, तीसरी चीज हम लोगों को क्या मिली है? विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार। चौथी चीज क्या मिली है? ये भी ध्यान रखना है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, जिसको मार्शल ने क्या कहा था? जॉन मार्शल ने क्या कहा था? आद्य शिव की मोहर। ठीक है, अच्छा और क्या क्या मिला है? पांचवा महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले कि वहां पे महाविद्यालय भी था। ठीक, और छठा यानी हाथी का कपालखंड, हाथी का कपालखंड मिला है, इसके साक्ष्य मिले। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? क्या वो आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, या मदर पावर में विश्वास करते थे? द पीपल ऑफ द इंडस वैली बिलीव्ड इन सोल एंड ब्रह्मा, इन रिचुअल, इन रेजना, इन मदर पावर। तो देखिए आत्मा और ब्रह्म के बारे में ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं है कि वहां पे आत्मा और ब्रह्म के बारे में विश्वास करते थे। ये तो वैदिक टाइम से स्टार्ट हुआ है, कर्मकांड भी वैदिक टाइम से स्टार्ट हुआ है, और वैदिक टाइम इसके बाद आया। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग आयरन एज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज में पढ़ रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन किस एज में की है? ब्रॉन्ज एज की। ठीक है, यज्ञ प्रणाली भी वहीं से आया, वैदिक एज से। तो यानी सही आंसर क्या होगा? तीन जब आंसर गलत हो गए तो सही आंसर क्या हो गया? मातृशक्ति। अच्छा अब इसको कैसे अंदाजा लगाए? क्योंकि वहां से कई मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, उसके अलावा जो है वहां पे जो है आपको पता होगा कि वहां पे फर्टिलिटी देवी की पूजा भी की जाती थी, है नहीं? यानी यौन देवी की पूजा भी की जाती थी, फर्टिलिटी मदर की भी पूजा की जाती थी। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि वहां का परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों या दोनों नहीं? तो आंसर होगा मातृसत्तात्मक, यानी मदर वहां की हेड होती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द साइट वॉज नॉट लोकेटेड ऑन द बीच? समुद्र स्थल यानी समुद्र तट पर स्थित नहीं था, हाँ बीच में स्थित नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है वो साइट नहीं बतानी है जो समुद्र तट पर स्थित थी, यानी जो सागर किनारे स्थित थी। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सुरकोटदा देखिए है कहाँ? पहली बात तो गुजरात में है, और जितनी भी आपने पढ़ा होगा जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन हुई है वो ज़्यादातर कहाँ? नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे ही पनपी हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत रेयर साइट हैं जो
चारों ओर से स्थलों से घिरी हुई हो, लेकिन ज़्यादातर वो नदी या समुद्र के किनारे, क्योंकि पानी और जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो नदी या समुद्र के माध्यम से ही होता था, तो ज़्यादातर जो साइट है वो समुद्र तट पर स्थित थी। तो सुरकोटडा गुजरात में है, ये थी स्थित, ये समुद्र तट पर स्थित थी, ठीक है। लोथल भी गुजरात में है, आपको पता है, ये भी स्थित थी। बालाकोट, बालाकोट कहाँ है आप लोग बताइए जरा इसका आंसर। तो आपको पता होगा कि बालाकोट जो है बलूचिस्तान में, कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा, बालाकोट जो है बलूचिस्तान, ये इंदस साइट है, ये प्रेजेंट वाले बालाकोट की बात नहीं कर रहे हैं कि बालाकोट स्ट्राइक हुई, ठीक है, ये बलूचिस्तान में है, ये इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो बालाकोट जो है ये बलूचिस्तान में है और ये भी समुद्र तट के किनारे स्थित था। तो कौन जो इसका सही आंसर होगा, कोटदीजी, यानी कोटदीजी कहाँ स्थित था, सिंध पाकिस्तान में। कहाँ स्थित था, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सुरकोटडा, लोथल, बालाकोट ये समुद्र तट के किनारे स्थित है और कोटदीजी ये समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है, इसके चारों ओर क्या है, लैंड पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो क्या वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, हड़प्पा का अन्नागार है, लोथल का बंदरगाह है। आपको इसका आंसर देना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। चलिए, आपने सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, यानी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो वो है लोथल का बंदरगाह यानी डॉकयार्ड। क्या माना जाता है, ये नंबर 1 पे है। मैं आपको आज इसकी क्रोनोलॉजी भी बता देता हूँ कि कौन 1 नंबर पे है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, यानी जो अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो है लोथल का बंदरगाह या डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे ये आता है। अच्छा, इससे छोटा कौन है, तो दूसरे नंबर पे आता है हड़प्पा का अन्नागार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हड़प्पा का अन्नागार दूसरे नंबर पे है, सबसे बड़ा लोथल का बंदरगाह, दूसरे नंबर पे हड़प्पा का अन्नागार यानी ग्रेनरी जहाँ स्टोर होती है, ठीक है, ग्रेन्स जहाँ स्टोर होते हैं। तीसरा उससे छोटा है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चौथा है विशाल स्नानागार, ठीक है, ये भी मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। यानी इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे बड़ा लोथल का बंदरगाह, उससे छोटा है हड़प्पा का अन्नागार, उससे छोटा मोहनजोदड़ो का अन्नागार और सबसे छोटा मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी स्नानागार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और कई बार क्या होगा कि आपसे सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत पूछेगा, हो सकता है लोथल का बंदरगाह ऑप्शन में ही ना दे, फिर आपको ऑप्शन क्या टिक करना होगा, हड़प्पा का अन्नागार, और वो भी अगर ना दे तो फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता ना दे के केवल मोहनजोदड़ो देता, ठीक है, अगर मोहनजोदारो देता सिर्फ, तो आपको क्या आंसर इसमें क्लिक करना होगा। और बाई चांस लोथल का बंदरगाह, तो लोथल तो हो ही नहीं सकता, फिर उसमें ऑप्शन में हड़प्पा भी नहीं हो सकता, तो आपको आंसर क्या देना है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार, अगर सिर्फ मोहनजोदड़ो की बात करें। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो लोथल का बंदरगाह फर्स्ट पोजीशन, हड़प्पा का सेकेंड अन्नागार, थर्ड पे मोहनजोदड़ो का अन्नागार ग्रेनरी थर्ड पोजीशन, और इस विशाल अन्नागार 4th पोजीशन पर रहेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो कॉटन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द इंडस रीजन विच इज कॉल्ड बाय द ग्रीक्स। तो आपने पता है कि कपास में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फर्स्ट पोजीशन पे थे, ठीक है। ऑप्शन है सिंडन, कॉटन या दोनों में से कोई नहीं। तो आपको 2 सेकंड का टाइम है कि जो यूनानी लोग थे, ग्रीक वासी, वो कपास को किस नाम से पुकारते थे। ज़्यादातर लोग कॉटन बोलेंगे, मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादातर लोग कॉटन ही बोलेंगे, लेकिन कॉटन बहुत बाद में आया इसका नाम, और कॉटन का जो नाम है वो अंग्रेजों ने दिया था, इंग्लैंड वासियों ने, ठीक है, इंग्लैंड से आया था कॉटन का नेम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सिंडन होगा, ठीक है। यानी ग्रीक्स वाले जो कपास को, वो जो है कपास को किस नाम से पुकारते थे, सिंडन नाम से, ठीक है। ये आपको इसका अभी आंसर पता चल गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेटल्स डिड द हड़प्पन्स इंपोर्ट, मतलब हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। क्या
चांदी का आयात करते थे या तांबा का आयात करते थे या सोना का आयात करते थे, सिल्वर, कॉपर या गोल्ड। आपको बताना है कि किन किन मेटल्स का आयात करते थे, ठीक है। और आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको करिए। चलिए मैं आपको इसको डिस्कस कर देता हूँ, अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सिल्वर वो आयात करते थे, कहाँ से आयात करते थे मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो सिल्वर वो लोग बलूचिस्तान से आयात करते थे, ठीक है, बलूचिस्तान से, ठीक। साथ में उनको सिल्वर कहाँ से मिलती थी? अफगानिस्तान से भी मिलती थी, अफगानिस्तान, ठीक। अच्छा, अब कॉपर कहाँ से मिलता था? कॉपर जो है आपका एक तो खेतड़ी से मिलता था, और कहाँ से मिलता था? अब बलूचिस्तान से मिलता था। कहाँ से मिलता था? बलूचिस्तान से। अच्छा, गोल्ड कहाँ से वो लोग आयात करते थे? तो गोल्ड जो है मेनली वो साउथ इंडिया से करते थे, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से। अच्छा, और कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से भी करते थे, ठीक, अफगानिस्तान से भी करते थे। साथ में कहाँ से करते थे? पर्शिया से भी करते थे, यानी फारस से, पर्शिया यानी फारस से भी वो लोग आयात करते। तो जो इसका सही आंसर होगा वो तीनों, यानी तीनों धातुएं वो आयात करते थे। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या वो लोग टिन से परिचित थे? तो बिल्कुल टिन से भी परिचित थे, ठीक है, ये लोग टिन से भी परिचित थे, आपको ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आता है, क्या वो लोग आयरन से परिचित थे यानी लोहे से परिचित थे? तो ये गलत है, क्योंकि आयरन एज काफी बाद में आई है, ये वैदिक टाइम पे आई है, यानी वैदिक जो सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित थे, लेकिन हड़प्पावासी आयरन से परिचित थे। इसके कोई भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए। और अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ? तो वो आपका आंसर क्या होगा? तांबा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बातें हैं, कई क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये आपको सारी ध्यान रखने हैं। बार बार वीडियो देखिएगा, ये है ना। और इतने अगर एमसीक्यूज कर लिए तो इस टॉपिक से कहीं भी बाहर वनडे एग्जाम्स में तो आ ही नहीं सकता। इवन आप पीसीएस और आईएएस का प्री एग्जाम भी इसको देख के दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा और लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सिंध स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? क्या वो मुंडीगौक है या सोर्तगोई है या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है? आपको ये बताना है, आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है, आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेनली 3 कंट्रीज में है, ठीक है, इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। सबसे ज़्यादा साइट जो खोजी गई हैं वो इंडिया में खोजी गई हैं, और जो सबसे कम साइट खोजी गई हैं वो अफगानिस्तान में खोजी गई हैं। और कितनी खोजी गई हैं? सिर्फ 2। कौन कौन खोजी गई है? एक तो मुंडीगौक खोजी गई है और सुरतगोई, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग ये स्थल पढ़ते हैं कि कौन सबसे उत्तरी है, कौन पूर्वी है, कौन पश्चिमी है, कौन दक्षिणी है, तो जो हम लोग उत्तरी जो बिंदु पढ़ते हैं वो मांडा पढ़ते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अगर देखा जाए, अगर पूरे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला के देखा जाए, अगर इन तीनों को मिला के देखा जाए तो सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो कौन सा होगा? वो होगा मुंडीगौक और सुरतगोई दोनों, यानी ये सबसे उत्तरतम बिंदु होंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे उत्तरतम या सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन से हैं, तो वो अगर ऑप्शन में मुंडीगौक और सुरतगोई आ जाए तो आपको आंसर यही देना है, वहाँ पे मांडा नहीं देना है, क्योंकि मांडा भारत में पड़ता है। तो मांडा जो है वो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तीनों में मिला के, तो वो होगा आपका मुंडीगौक और सुरतगोई दोनों उत्तरतम बिंदु होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता के डॉकयार्ड कौन कौन से थे, पोर्ट सिटीज कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। लोथल सूतका गेंडोर थे, आलादीनो बालाकोट थे, कुंतासी थे, या इनमें से सभी? और मुझे पता है ज़्यादातर लोग इसका आंसर ए देने वाले हैं, और वो सब गलत, वो सारे आंसर क्या होंगे? गलत होंगे, ठीक है।
चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अब बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा एक लेवल अब तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देने के लिए फ्री है, लेकिन आप लोग जो है बहुत ही लिमिटेड आपको पढ़ना है और बहुत ही बारीक से पढ़ना, बारीकी से, है ना, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो एग्ज़ाम में आ जाए और हम फिर वहाँ पे परेशान हो। देखिए लोथल था पोर्ट सिटी, ये आपको पता है, गुजरात में है लोथल। सूत का गंडोर बलूचिस्तान में है, ये भी पोर्ट सिटी था, ठीक है, समुद्र तट पे स्थित है, ठीक है। अलादीनो ये भी पोर्ट सिटी है। अलादीनो अच्छा स्थित कहाँ पे है ये आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये कराची में स्थित है, कराची से पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। बालाकोट भी पोर्ट सिटी है। अब बताइए बालाकोट कहाँ स्थित है, मैंने पहले आपको बताया है, तो बालाकोट बलूचिस्तान में स्थित है। कुंतासी भी पोर्ट सिटी है सैंधव सभ्यता की, ठीक है। तो कुंतासी, अब बात क्या आती है कि कुंतासी है कहाँ, तो गुजरात में, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो सभी, यानी ये सभी पोर्ट सिटी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, लोथल, क्योंकि हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। सूतका गंडोर, अलादीनो, बालाकोट ये तो सब कहाँ है, पाकिस्तान में है, बाहर है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में लोथल और कुंतासी ये दोनों भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों डॉकयार्ड भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें पूरी तो सारे इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। विच एनिमल्स आर मार्क्ड इन द पशुपति शिव आद्य शिव सील ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। क्या वो टाइगर एलिफेंट है, राइनोसोरस बफेलो है, डियर है या सभी है। आपको इसका आंसर देना है, कौन कौन से जानवर जो हैं वो उनकी मोहर पे प्राप्त हुए हैं। चलिए आपने आंसर इसका दे दिया होगा, कोई भी ऑप्शन चूज किया होगा, आप इसको कमेंट में करिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि आद्य शिव सबसे पहले नाम किसने दिया, उस मोहर को आद्य शिव या पशुपति शिव जो है नाम किसने दिया, तो ये जॉन मार्शल साहब ने दिया था। आपको पता है जॉन मार्शल जो है वो डायरेक्टर जनरल थे 1902 से लेके 1928 तक। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी उसके डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल साहब, और इन्हीं के निर्देशन में सारे जो इनका टीम था, जिसमें राखलदान बनर्जी भी थे, दयाराम साहनी भी थे, और भी लोग थे, 5 लोग थे लगभग। तो इन लोगों ने, जो इनकी मेन टीम थी, तो इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का काम किया, ठीक। तो जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले सील को क्या नाम दिया था, पशुपति शिव या आद्य शिव का नाम दिया था। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से अंकन मिले हैं, कौन कौन से जानवरों के। तो देखिए टाइगर का अंकन मिला है, ठीक है, टाइगर का अंकन मिला है, एलिफेंट का भी अंकन मिला है, राइनोसोरस यानी गेंडे का अंकन भी मिला है, बफेलो यानी भैंसे का भी अंकन मिला है, और जो पैर है नीचे की तरफ वहां पे हिरण का भी अंकन मिला है। यानी जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, आलाब्दी बाब, ठीक। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोविंस हैज डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी स्वतंत्र भारत में, यानी भारत जब से स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान और भारत बंटवारा हुआ, तब से लेके सबसे अधिक साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो किस राज्य या किस प्रांत में खोजी गई। क्या वो गुजरात में खोजी गई, क्या राजस्थान में, क्या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में। जल्दी से आपको इसका आंसर देना है, 2 सेकंड टाइम है। मैं देखिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इनकी एमसीक्यूज़ पे, बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन से बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन से बेस्ड फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको बेसिक से देखना है तो आपको पहले 2 लेक्चर्स प्लेलिस्ट पे जाके देखना होगा। चलिए इसके सही आंसर क्या है, गुजरात में। यानी जो सबसे ज़्यादा साइट हैं वो कहाँ पे खोजी गई, गुजरात में, राजस्थान नहीं है। खोजी सभी जगह गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइट कहाँ खोजी गई स्वतंत्र भारत के बाद, गुजरात में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन घबराइएगा नहीं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में, बारीकी से समझने में मदद करेगा। क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मेनली पीसीएस में ज़्यादा आते हैं, पीसीएस या आईएएस में, ठीक है, छोटे एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन फिर भी पता होने में क्या बुराई है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। काफ़ी बढ़िया हिंदी है यहाँ पे, वर्चस्वशाली यानी कट्टरवादी मानसिकता के लोग नहीं थे, धार्मिक तत्व था वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत वर्चस्वशाली हो, जैसे लेटर वैदिक पीरियड में पुरोहित लोग काफ़ी वर्चस्वशाली हो गए थे धार्मिक क्रियाकलापों को लेके, ऐसा वहाँ नहीं था, ये बोल रहा है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाता था,
ये तो एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये, कि उस समय क्या था, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। और इवन कपास के उत्पादन में सिंधु घाटी की सभ्यता नंबर 1 पे थे, यानी सबसे पहले कपास का उत्पादन भी यही हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, खेती तो भले नियोलिथिक एज से यानी नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई, लेकिन कपास के जो सबसे पहले के साक्ष्य, जो सबसे पहले जो उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, ये बात सही है। और पहली बात भी एकदम सही है, क्योंकि वहाँ पे माताओं की मृण मूर्ति और देवी देवताओं की, देवियों की, खासकर देवियों की ज़्यादा मृण मूर्ति पाई गई है, देवताओं की कम। और देवता भी वो पुरुष देवता है ना, तो देवियों की ज़्यादा मृण मूर्तियाँ पाई गई, तो इसका मतलब वो धार्मिक तो थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धार्मिकता के नाम पे जो है बहुत कट्टरवादी थे या वर्चस्ववादी थे, ऐसा नहीं है। तो ये एकदम सही बात है, यानी दोनों कथन इनके सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट सही हुआ होगा कि वो लोग धार्मिक तो थे, हालांकि मंदिर के साक्ष्य वहाँ नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मूर्तियाँ तो मिली हैं, देवियों की मूर्तियाँ तो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, फर्टिलिटी देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कई देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इससे ये अंदाजा लगाया था कि वो उनमें धार्मिक तत्व विद्यमान था, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। यानी ऐसा नहीं कि धार्मिकता के नाम पे वो लोग दूसरों का कत्ल कर दे। अच्छा, एक बात और, वहाँ पे तलवार के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तलवार का साक्ष्य नहीं मिलता है, लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, और जो वनडे एग्जाम्स हैं तो उसमें घोड़े का भी आप लगा देना कि घोड़े से भी वो अपरिचित थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो बड़े एग्जाम होंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने कि ऑप्शन में शेर तो नहीं है, अगर शेर है तो उसको फिर प्रेफर करना है, नहीं तो फिर घोड़ा प्रेफर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ये बात अलग है कि काफ़ी नीचे से मिले, काफ़ी नीचे के स्तर से मिले, तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, लेकिन ये डिबेटेबल इशू है आज भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चानूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी किसने एक्सवेट किया चानूदड़ों का, ये आपको बताना है। देखिए, खोज और एक्सकवेशन में अंतर होता है। खोज यानी सबसे पहले किसने बताया कि यहाँ पे ये कोई स्थल है या साइट है, और उसके बाद जब ये पता चल गया कि वहाँ कोई साइट है तो उसका उत्खनन यानी खुदाई कौन करवाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उत्खनन और खोज में फ़र्क होता है। खोज मतलब उसको जानकारी हो गई कि यहाँ पे कोई पुरानी साइट छिपी हुई है, फिर उसके बाद उत्खनन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक उत्खनन का बताना है, लेकिन मैं आपको खोज भी बता दूंगा कि खोज किसने की। तो सबसे पहले मैं इसका खोज बताता हूँ कि चानूदड़ों की खोज किसने की और कब की, ये भी बता देता हूँ। तो खोज जो हुई थी इसकी 1930 और 31 के करीब हुई थी, 1930 या 31 के करीब हुई थी। और किसने करी थी? एनजी मजूमदार साहब ने। इन्होंने तो काफ़ी साइटों की खोज की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चानूदड़ों की खोज किसने की? एनजी मजूमदार साहब ने। एक क्वेश्चन और बनता है, ये है कहाँ स्थित? ये सिंध पाक में, सिंध प्रांत में काफ़ी साइटें स्थित है जो इस समय पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो खोज किसने की? 1930-31 में किसने की? एनजी मजूमदार साहब ने। लेकिन उत्खनन किसने किया? बाद में, यानी उत्खनन इन्होंने मैके साहब ने किया। कब किया था? 1935 में। यानी इन्होंने खुदाई करी और सबसे पहले पता किसने लगाया कि यहाँ पे कोई साइट है। ठीक है, खोज किसने करी? तो एनजी मजूमदार साहब ने। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, जॉन मार्शल के बारे में मैंने बता ही दिया कि वो डायरेक्टर जनरल थे 1902 से 1928 तक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, दयाराम साहनी इन्होंने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो खोज की थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 है, सूची 2 है, आपको मिलान करना है। चूंकि जगह कम थी तो इसलिए इंग्लिश वाला पोर्शन मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, तो माफ़ करना इंग्लिश वालों, लेकिन हिंदी में ही समझ लो, मैं बोल देता हूँ। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये फर्स्ट सूची में है। ठीक है, नाम तो हिंदी में हो या इंग्लिश, नाम तो नाम होता है। ऐसे ही सूची 2 में है आपको समाधि स्थान या कब्रिस्तान। ठीक है, R37, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड, नर्तकी यानी डांस करती हुई आकृति प्राप्त हुई, या जुते हुए खेत यानी प्लफिंग फील्ड प्राप्त हुई। ठीक है, तो आपको इसको मिलाना है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है? आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हड़प्पा से हमें क्या मिला है? हड़प्पा से हमें समाधि स्थान यानी कब्रगाह मिली है R37, और एक कब्रगाह और मिली है H कब्रिस्तान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। R37 और H कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। लोथल से क्या मिला? बंदरगाह।
डॉकयार्ड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जुते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, यानी डांस करती हुई गर्ल, वो कांसे की बनी हुई थी, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो आप मिलान कर लीजिए, सही आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा है? देखिए थोड़ा सा ये इंटरनल क्वेश्चन है, अंदर का क्वेश्चन है, मतलब ऊपरी सतही क्वेश्चन नहीं है टॉपिक का। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आप ये सोच लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइड थी उनकी नदियाँ कौन कौन सी थी, किस नदी के किनारे स्थित है, और वो नदियाँ जो हैं वो किसकी सहायक नदी है, तो आप इसका आंसर आराम से दे लोगे। और गोदावरी किधर बहती थी या किधर बहती है इस समय, तब भी आप इसका आंसर दे दोगे। 5 सेकंड का टाइम है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेकंड देता हूँ इसलिए। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक तो बात मैं आपको फिर से पूरा नहीं बताऊंगा सारी बात। ये अगर आपसे पूछा जाए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी साइड के बारे में, तो आपको पता है उत्तरी मांडा है, पूर्वी आलमगीरपुर है, दक्षिणी दैमाबाद है, और पश्चिमी कौन सी है? वो सूतका गैंडोर है बलूचिस्तान में। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो इसकी सबसे दक्षिणतम साइट है दैमाबाद। अच्छा, दैमाबाद जो है आपको पता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है। और दैमाबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये भी बात आपको पता होगी, पहले के लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे। अब गोदावरी घाटी, यानी गोदावरी घाटी से रिलेटेड कौन सा स्थल है, इसको पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो दैमाबाद है ये किसके अंतर्गत आएगा? गोदावरी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? दैमाबाद। ठीक है, बाकी नासिक नहीं होगा, रंगपुर भी नहीं होगा, रंगपुर तो गुजरात में है, औरंगाबाद भी नहीं होगा। तो आपको क्या आंसर इसका देना है? दैमाबाद। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। तो उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं। एक आप लोगों से मुझे शिकायत है कि अगर आप इसका वीडियो को देखते हैं तो आप जो है इसमें MCQs करते हैं, आप शेयर जरूर करा करिए, है ना। लोगों को ये भी पता चले कि MCQs हो रहे हैं तो हमें भी इसको देखना चाहिए, और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्लास हो रही है ना। तो आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना है, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करना। इसमें कोई कंजूसी मत करना। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो तुरंत डिसलाइक, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।